हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और जो भी आपको वर्क मिल रहा है उसको आप कंप्लीट तरीके से अच्छे से और फेयर नोटबुक के साथ अपना काम कंप्लीट करेंगे। तो बेटा आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा वेक्टर्स। वैसे अगर आप एनसीईआरटी या फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक देखते हैं तो उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो वेक्टर्स नहीं होता। ये हमारे जाके कहीं ना कहीं फोर्थ चैप्टर में मिलता है वेक्टर्स, बट एक बेसिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर को अपने मैथ्स में भी पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर, बट हमें इसको बेसिक मैथमेटिक्स के साथ ही कवर करना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और तुम्हारा जो मॉड्यूल है बेसिकली जो तुम्हें प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर भी जो सबसे पहले स्टार्टिंग दिया हुआ है वो वेक्टर टॉपिक से स्टार्ट किया है। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि हमारे मॉड्यूल्स की स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ से हम ये टॉपिक करेंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर्स होता क्या है। बेटा आपने दो क्वांटिटीज का नाम सुना होगा, एक सुना होगा स्केलर और एक नाम सुना होगा वेक्टर्स। ये हम क्लास 9th के अंदर भी पढ़ते हैं। अब होता क्या है स्केलर और होता क्या है वेक्टर उसको जानेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले आता है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब हम मैग्नीट्यूड से क्या समझते हैं? एक्चुअली मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा, मतलब उसकी क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ कितनी है, तो ये हो गई कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब इसकी नंबर जो आएगा ना कि हम कहेंगे ये 10 सेंटीमीटर का है तो जो 10 हुआ वो क्या हुआ, इसका नंबर हुआ। तो हम कहेंगे कि दोज क्वांटिटीज which have only magnitude। जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम स्केलर्स बोलते हैं, और जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है तो हम कहेंगे दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as डायरेक्शन। जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा, तो जैसे मास है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करें या मास बताएं कि कितना है, या फिर जैसे लेंथ हो गई, जैसे अभी भी एग्जांपल दिया कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है, या फिर टेम्परेचर, जैसे आपसे कोई पूछे कि फिलहाल इस रूम का टेम्परेचर कितना है तो आप कुछ डिग्री सेल्सियस या केल्विन के अंदर आंसर करेंगे। आपसे आपका बॉडी टेम्परेचर पूछा जाए तो उसको आप डिग्री सेल्सियस या केल्विन में आंसर करेंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक वैल्यू बतानी होती है कि भाई इस रूम का जो टेम्परेचर है सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आपने क्या बताया कि जैसे आपने बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो नंबर है इसी को हम बोलते हैं कि इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, इस क्वांटिटी की वैल्यू है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं बतानी, कोई आपसे ये नहीं पूछता कि टेम्परेचर ऊपर की साइड इस रूम में कितना है और इस फ्लोर की साइड कितना है, या इस वाली वॉल की साइड कितना है, इस बोर्ड की साइड कितना है, आपको डायरेक्शन कभी नहीं बतानी होती। अब आता है कि वेक्टर्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास है जैसे डिस्प्लेसमेंट, जो वही बेसिक क्वांटिटीज जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट के अलावा बेटा आपने बहुत सी क्वांटिटीज पढ़ी है, मोमेंटम, फोर्स, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं ये क्या होती हैं, स्केलर्स वेक्टर्स होती हैं, सॉरी। तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि क्या स्केलर होते हैं और क्या वेक्टर्स होते हैं, पर क्या ये जो डेफिनेशन है क्या ये सफिशिएंट डेफिनेशन है? अगर ये डेफिनेशन सफिशिएंट होती तो आप जरा आंसर कीजिए करंट के बारे में। आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा है कि करंट, अब करंट की आप डायरेक्शन भी पढ़ते हैं कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, या आप कहते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब आपने करंट को एक डायरेक्शन भी बता दी और वैल्यू तो होगा कि सपोज करो कि एक सर्किट बनाया है आपने, उसमें 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 5 ओम का रजिस्टर है तो उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है।
ठीक है, तो इसका मतलब करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और फिर भी हम ये पढ़ते हैं क्लास 10th में कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो क्या ये हमारी डेफिनेशंस इनकम्प्लीट है? ऐसा क्यों है? तो एक मिनट के लिए सोचिए कि हम ऐसा क्यों पढ़ते हैं कि करंट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, बट फिर भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका एक बहुत ही बेसिक सा रीजन है बेटा कि जो आपके पास स्केलर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड होता है और उनको ऐड करने के लिए आपको कुछ डिफरेंट मेथड्स की जरूरत नहीं है। जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं वही एल्जेब्रिक मेथड से ही आप क्या कर सकते हैं, स्केलर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि दे कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही आप स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने 2 बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है, एक बॉक्सेस का मास 5 kg है, दूसरे का 7 kg है, मैं कहूँ पूरे सिस्टम का मास कितना हुआ, तो आपको पता है कि आप जस्ट 5 + 7 कर देंगे, ठीक है। अब 5 + 7 करने से आपका नेट आंसर आ जाएगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनको आप सिंपल एल्जेब्रिक ऐड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि भाई एक फोर्स इस साइड लगा है और दूसरा फोर्स भी साइड लगता है। मान लो ये 5 न्यूटन का फोर्स है, ये 7 न्यूटन का फोर्स है, तो आप कहेंगे आंसर होगा 5 + 7। और सेम अगर एक फोर्स इस साइड लग रहा है और दूसरा फोर्स अपोजिट साइड लग रहा है, ये 5 न्यूटन है, ये 7 न्यूटन है, तो आप कहेंगे इसका आंसर होता है 7 - 5। सेम वही 2 फोर्स है, वैल्यू में दोनों फोर्स सेम है, लेकिन डायरेक्शन के चेंज करते ही आपने इनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका चेंज कर दिया। एक में आपने ऐड किया और एक में आपने सबट्रैक्ट किया। अब आपको पता है डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, तो जरा ये बताइए कि अगर इस साइड 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है और इस साइड 7 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिलहाल अभी तक हम इन दोनों को ऐड करने का एक मेथड नहीं जानते, बट जैसे हम चैप्टर को प्रोसीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों को ऐड किस तरीके से किया जाता है। तो बात यह है कि वेक्टर्स को तब हम ऐड करते हैं तो उनके लिए हमें कुछ स्पेशल लॉज को फॉलो करना पड़ता है, जिनको हम वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती हैं जिनका एडिशन एक स्पेशल मेथड से किया जाता है। तो हम कहेंगे कि दे कैन बी एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब इनको जो ऐड करने का तरीका होता है उसमें सिंपल एक एल्जेब्रिक मेथड नहीं होता, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक स्पेशल लॉ को फॉलो करेंगे और उस लॉ को हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये हम पढ़ेंगे आगे, 2 से 3 तरीके के लॉज होते हैं बेटा। और क्या डिफरेंस है हमारे स्केलर और वेक्टर के अंदर? नेक्स्ट डिफरेंस ये है, सपोज करो कि यहाँ पे ये एक बॉक्स है, ये एक पैन है, यहाँ पे आप मास डाल सकते हैं। आपने यहाँ पे मास डाला 5 kg, दिख रहा है आपको, रीडिंग दिखा रहे हैं। आप चाहते हो इस मास को चेंज करना, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब आप या तो इस मास को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। तो आपने कहा कि सिंपल क्या करो कि आपको यहाँ पे एक 2 kg का मास और रख दिया, तो ये 5 और 2 कितना हो गया, 7 kg हो गया। मतलब आपको इसका मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ रहा है। पहले मास था 5 और फिर मास था 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक पैन है, इस पैन में अगर आप यहाँ पे 5 kg रख दो या यहाँ पे 5 kg रख दो, अब मान लो ये ब्रिक थी हमारे पास जिसकी वजह से था, देखिए, तो अब आप इस ब्रिक की डायरेक्शन चेंज कर दें तो उससे उसका मास थोड़ी ना चेंज होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी स्केलर को चेंज करना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि दे कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड। हम अगर स्केलर को चेंज करना चाहते हैं तो हमें उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, पर अगर हम वेक्टर को चेंज करना चाहते हैं तो बेटा वेक्टर के पास 2 चीजें हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। चाहे तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, चाहे आप डायरेक्शन चेंज कर दो, और चाहे आप दोनों चेंज कर दो, उससे भी क्या हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे दे कैन बी changed by changing, फर्स्ट है their
मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो भी आप कहोगे वेक्टर चेंज हो गया। सेकंड तरीका है बाय चेंजिंग देयर डायरेक्शन ओनली, अभी एग्जांपल देंगे बेटा। और थर्ड तरीका है इसका कि बाय चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए जैसे सपोज करो कि मैंने कहा कि ये एक वेक्टर है, मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ये एक वेक्टर है 5 न्यूटन। इस वेक्टर का एक नाम भी दे सकते हैं, सपोज करो इस वेक्टर को मैंने एफ वेक्टर बोल दिया, ये मेरा फोर्स वेक्टर है एफ वेक्टर। अब एक बात बताओ बेटा, सेम ऐसे ही मैंने एक और वेक्टर बना दिया, देखिए दोनों इसी डायरेक्शन में है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम से, ये 6 न्यूटन का है। तो अगर इसका नाम एफ है बेटा तो ये एफ नहीं है, फिर ये चेंज हो चुका है, ये दूसरा है, आपको इसका दूसरा नाम देना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट वेक्टर है। क्यों डिफरेंट वेक्टर है? डायरेक्शन दोनों की सेम है बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 5 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 6, तो आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया और ये वेक्टर चेंज हो गया। सेकेंड तरीका क्या है, देखिए यही वेक्टर है, सेम मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर रही हूँ उसको, 5 न्यूटन एफ वेक्टर है। अब आपने क्या किया, ये जैसे मान लो कि मार्कर से मैं एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हूँ और अब इसको ऐसे रोटेट कर दूँ इस तरीके से, देखो मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा है, ये भी 5 न्यूटन का है, बस फर्क ये कि कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये ऊपर की साइड, वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, सामने की साइड। ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है बेटा, ये सेम वेक्टर नहीं है। यहाँ पे आपने क्या चेंज किया है, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी डायरेक्शन चेंज की है। नेक्स्ट तरीका क्या है, मान लीजिए फिर से एक वेक्टर है 5 न्यूटन और आप यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं 6 न्यूटन का, ये एक डिफरेंट वेक्टर है और ये एक डिफरेंट वेक्टर है। दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, देखिए मैग्नीट्यूड का भी फर्क है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है, और डायरेक्शन का भी फर्क है, ये डायरेक्शन इस साइड है और ये डायरेक्शन ऊपर की साइड है। ठीक है, तो ये हमारे तरीके हैं कि हम किस तरीके से, तो ये हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन हुआ वेक्टर और स्केलर का, कि स्केलर जो होते हैं उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। यहाँ पे चेंज करने के 3 तरीके हैं, यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करके कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अब एक तो वेक्टर रिप्रेजेंट होता है सिंबल्स के अकॉर्डिंग, जैसे अब यहाँ पे देखिए, या तो आप पूरा वर्ड लिखिए कि भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर आप सिंबल से कैसे बताएंगे कि फोर्स, आपको पता है कि फोर्स के लिए एफ लेटर यूज करते हैं बेटा, फोर्स का सिंबल एफ होता है। जैसे मान लीजिए मास का सिंबल एम होता है। अब देखिए, अब ये दोनों दिखने में तो लेटर से दिख रहे हैं, अब हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मास स्केलर है और फोर्स वेक्टर है, बट फिर भी हम शो करने के लिए क्या करते हैं, 2 तरीके हैं बेटा, या तो आप इसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा दो, और ये एरो जहां पे भी जिस क्वांटिटी के साथ आपको दिख गया तो आप समझ जाना कि एक वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। जैसे सपोज करो कि मैं कोई भी एक वेक्टर बता देती हूँ आपको, सपोज करो कुछ ई वेक्टर ऐसे दे रखा है तुम्हारे सामने, ये एक नोटेशन है। ई शायद अब आप पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे वैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज होती है, ऐसे आपने 10th में मैग्नेटिक फील्ड सुना होगा, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब इन दोनों सिंबल को देख के आप कह सकते हो कि दोनों कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये तो उनका नोटेट करने के लिए सिंबल हो गया कि भाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे सपोज करो मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं, और ये जो एरो लगा रखा है ऊपर, ये किस चीज को डिनोट करता है, ये नहीं बता रहा कि इनकी डायरेक्शन सामने है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए मास एक स्केलर है, हम सिंपल एक लेटर लिख देंगे m, इसके ऊपर कोई एरो नहीं लगाएंगे, तो इससे डिनोट होता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर है। और यहाँ से क्या डिनोट हो रहा है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। जैसे आप कोई भी और वेक्टर क्वांटिटी के आप जानते हो, कोई भी ध्यान कीजिए, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फिर। अब देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मान लो मैं x को डिस्प्लेसमेंट से लिखती हूँ तो ये वेक्टर, वेलोसिटी आपने सुना एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन हो गए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे वेक्टर का। तो हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लेटर लिखेंगे,
जिस लेटर से वो क्वांटिटी डिनोट होती है। अच्छा, ऐसा ध्यान मत समझना कि कैपिटल से ही लिखना है, स्मॉल से ही लिखना है। कुछ क्वांटिटीज को कैपिटल से भी डिनोट किया जाता है, जैसे फोर्स के लिए हम कैपिटल एफ यूज करते हैं, मोमेंटम के लिए हम स्मॉल p यूज करते हैं, वेलोसिटी के लिए हम स्मॉल v यूज करते हैं। तो लेटर चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लेटर के साथ में एक एरो लग रखा है तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक दूसरा तरीका भी है बोल्ड लेटर्स को यूज करके। देखिए, जैसे एफ है, मैं सिंपल ना लिख के मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। तो अगर हम बोल्ड लेटर्स का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दो होती हैं हमारे पास, एक तो हम लेटर और उसके साथ एरो यूज करें या हम बोल्ड लेटर्स का यूज करें। ठीक है, उसके अलावा और क्या रिप्रेजेंटेशन होती है एक वेक्टर की? तो बेटा वेक्टर जो है वो हमेशा एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है विद एन एरो हेड। तो हम कहेंगे, पहले लिख लेते हैं कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन। आप लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। with an arrowhead। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये है बेटा कि आपको अगर कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने अभी भी आपके पास एक एग्जांपल दिया था, सपोज करो एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो मुझे कैसे लिखना चाहिए? एफ और ये छोटा सा एरो। अच्छा, ये वाला एरो और ये अलग चीजें ध्यान से देखना। मान लो ये 5 न्यूटन है, तो अब आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि 5 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हम कैसे करेंगे? तो हम एक लाइन बनाएंगे, देखो ये लाइन बन गई, और इस पे एरो लगाएंगे। अब बात आती है हम एरो इस साइड लगाएं या एरो इस साइड लगाएं। बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है लाइन और एक है एरो हेड। तो एरो हेड जो है वो हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो लाइन है मतलब लाइन की लेंथ जो है वो हमारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए, तो हम कहेंगे अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर मैं इस बॉक्स को इस तरीके से पुश कर रही हूँ तो ये डायरेक्शन हुई फोर्स की, तो मुझे इस तरीके से एरो लगाना पड़ेगा। तो ये जो एक एरो बना दिया हमने, इस पूरे को भी तुम एक एरो ही बोलते हो, पर है क्या एक्चुअली में? ये लाइन है और लाइन के एक पॉइंट की साइड एरो लगा रखा है हमने। तो हम कहेंगे कि ये हो गया हमारी लाइन विद एरो हेड। बेटा जो ये वाला पॉइंट है जहां हमने एरो मार्क किया है, इसको हम हेड बोलते हैं। और जो ये पॉइंट रह गया, देखो लाइन के 2 पॉइंट होंगे ना, तो एक पॉइंट पे तो आपने एरो लगा दिया, एक बच गया, उसको टेल बोलते हैं। इसको आप इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी है ये वाला पॉइंट, और इसको आप फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। सपोज करो ये है O और ये है A, तो देखो इनिशियल कौन सा है? O, और फाइनल पॉइंट कौन सा है? A। तो इस वेक्टर का नाम क्या रखोगे आप? OA वेक्टर। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एक वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और उस पर एक एरो लगाया जाता है। तो जो लाइन है, अब वो लाइन आप कितनी छोटी बनाएंगे, कितनी बड़ी बनाएंगे, ये भी तो आप पे डिपेंड करता है ना। अब एक लाइन हो सकता है मैं इतना बना दूं, एक लाइन हो सकता है मैं इतनी ड्रॉ कर दूं। भाई क्या मतलब, कैसे कितनी लाइन चूज करनी है हमें? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये हमारे लिए एक पॉइंट है कि लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, और एरोहेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो आप यहां से देख रहे हैं कि रफली ये जो एरो है जितनी भी लेंथ का है, नीचे वाला ऑलमोस्ट डबल का है। आप सपोज करो जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, तो ग्राफ में आप क्या करते हैं, जैसे आपको मान लो कि कुछ 100 तक प्लॉट करना है, तो आप ऐसा थोड़ा कि 100 सेंटीमीटर का पेज लेते हैं, आप एक मार्क कर देते हैं, अच्छा ये मेरे हिसाब से 10 है, ये अप्रोक्सीमेट फिर 20 हो गया। तो मान लो इसको मैं 5 न्यूटन बोलना चाहती हूँ, एक फोर्स है, तो ये अगर 5 है तो आपको दिख रहा है ना कि उसके हिसाब से ये ऑलमोस्ट, मैं यहां तक ले लेती हूँ, ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो ये 10 हो गया फिर। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना कि तब भी हम एक एरो से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी लेंथ जो है उसका मैग्नीट्यूड बताएगी और उसके ऊपर जो एरो लगा होगा उसकी डायरेक्शन बताएगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना स्केल यूज कीजिए और आप मेरे को एक 5 न्यूटन का फोर्स ड्रॉ कीजिए, तो हम कहेंगे कि फोर्स इज एक्टिंग, सपोज करो मैं ऐसे बोलते फोर्स इज एक्टिंग a force of 5 न्यूटन इज एक्टिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी है कि एक फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपको इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कहेंगे ये देखिए भाई, ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस होती हैं हमारी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई मैं अपने स्केल का यूज कर रहा हूँ, मेरे स्केल में सेंटीमीटर से मार्जिन बना रखा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरा 1 सेंटीमीटर है ना वो मेरा 1 न्यूटन के बराबर है, या आपने अपना स्केल चूज कर दिया। अगर आपका 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है तो आपके स्केल में 5 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब आपको जो लाइन बनानी है वो कितने सेंटीमीटर की बनानी है? वो 5 सेंटीमीटर की बनानी है। अगर आप अपना स्केल ये लगाते कि मैं 1 सेंटीमीटर को ही 5 न्यूटन बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 सेंटीमीटर की ही लेंथ बनानी है आपको, क्योंकि आपको कितना रिप्रेजेंट करना है? सिर्फ 5 न्यूटन रिप्रेजेंट करना है। अब वो लाइन तो आप कैसे भी बना सकते हो बेटा, वो लाइन तो आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते थे, वो लाइन तो आप वर्टिकल भी बना सकते थे, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा भी बना सकते थे। यहां से आपने सिर्फ लेंथ डिसाइड किया है, डायरेक्शन कहां से डिसाइड होगी? यहां से। देखिए, तो हम कहेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करना है, तो हमने इस तरीके से मान लो ये वाला स्केल यूज करते हुए मैंने बनाया, तो इसका एरो किस साइड लगेगा? नॉर्थ की साइड। अब ये एक वेक्टर हो गया जिसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और मेरा 5 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है? नॉर्थ की साइड पे। तो ये है हमारा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और ये जो बताया था ये है सिंबॉलिक तरीका किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी और जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन थी। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है कि वेक्टर कितने कितने टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा आपको जो ये यहाँ पे एक लाइन लिखी है ना कि दे एडेड बाय द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिनको हम स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं, आपको इनके बारे में स्टडी करना है कि ये जो एडिशन के लॉ हैं ये स्पेशल हैं, जो किस तरीके से हैं, कैसे इनको फॉलो करना है, कैसे इनको यूज करना है। इसके अलावा आएगा कि दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है, और फिर हमारा वेक्टर का टॉपिक खत्म होगा। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके और जो भी बोर्ड पे कंटेंट है आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट कीजिए। अभी इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बेटा हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, हमें किन किन वेक्टर्स का यूज करना पड़ सकता है आगे, उनके क्या टर्म्स होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब 1 बाय 1 इसमें पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले एक टर्म आती है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेटा जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो आपकी पोजीशन को बताएगा। जैसे ये एक रूम है जहां पे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, तो पहली बात तो मुझे अपनी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस बताना चाहिए। अब रेफरेंस में ये जो वेक्टर वर्ड है इसको भी ले सकती हूँ, रेफरेंस जो है वो मैं इस बोर्ड के उस कॉर्नर को भी ले सकती हूँ, इसको भी लिया जा सकता है, किसी को भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। आपको ये बात अच्छे से पता है कि पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक रेफरेंस पता होना चाहिए। तो यूजुअली हम रेफरेंस किसको लेते हैं, ओरिजिन को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, और यहाँ पे एक पॉइंट है ए।
अब देखिए, अब बेटा अगर आप यहाँ से देखें तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और डिस्टेंस होगा, तो हम अपने सभी पॉइंट्स की पोजीशन कहाँ से बताएंगे? हम ओरिजिन से बताएंगे। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो एक पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो देखिए, अब ओरिजिन से और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया हमारा, एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करेंगे और ये होगा हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये ओ ए, अब आपको पता है कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? ओ ए वेक्टर। अब आप ये मत करना बेटा कि ये वेक्टर साइड में है तो इसके ऊपर का एरो भी आप ऐसे लगा दो, ये एरो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही लगेगा। ये एरो सिर्फ इस चीज का इंडिकेशन है कि दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता। तो देखो, पोजीशन वेक्टर समझ आया क्या होता है कि कोई भी पॉइंट है उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होता है, उसी को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जो वेक्टर पोजीशन को डिफाइन करने में काम आएगा उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, पोजीशन के साथ साथ हम एक वेक्टर और पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? अब आपको पता है कि मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो पहले ए पॉइंट के ऊपर था, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो बी पॉइंट पे चला गया। पहले वो ए पे था, फिर कहाँ चला गया? बी पे। तो आप कहेंगे ना वो ए से बी क्या कर गया? डिस्प्लेस कर गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो होता है जो इनका डिस्प्लेसमेंट बताए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हम कहेंगे, देखिए पहले इसकी पोजीशन देखते हैं कहाँ है, तो पोजीशन के लिए आप ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, तो आप कहेंगे भाई ये रहा मेरा ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या है? जो पोजीशन वेक्टर है ए का। ओ बी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है बी का। पार्टिकल पहले कहाँ था? पार्टिकल पहले इस पॉइंट पे था, फिर कहाँ चला गया? बी पॉइंट पे चला गया। तो ये देखिए इनिशियल टू फाइनल, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? इट वेक्टर विच टेल अस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो वेक्टर बताता है उसी को हम उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, या उसके दो पॉइंट्स के बीच में जो उसकी पोजीशन है, जो उसका पाथ है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इट टेल अस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। अब इसके अलावा और कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं हमारे पास? अब एक इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ध्यान से सुनना बेटा, इक्वल वेक्टर। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अब आपको डेफिनेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन। आप मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो भी वेक्टर चेंज, आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी वेक्टर चेंज, दोनों चेंज कर देंगे तो चेंज होना ही होना है। तो इक्वल दो वेक्टर को बराबर करना है। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर करोगे तो वो तो नाइंसाफी हो गई, इनके पास तो डायरेक्शन भी होती है। तो हम कहेंगे इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और इनकी डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम कहेंगे दोज वेक्टर्स which have same magnitude as well as direction। दो वेक्टर्स जिनके पास मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों ही कैसी हो? सेम हो। दोनों में से एक चीज सेम मत करना, दोनों सेम करनी पड़ेगी, तभी उनको इक्वल वेक्टर्स बोला जा सकता है। इसके अलावा और कौन से वेक्टर्स हैं हमारे पास? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मान लो दो वेक्टर हैं जिनका हम मैग्नीट्यूड तो सेम करते हैं पर डायरेक्शन अलग कर दे, फिर तो अलग अलग वेक्टर होंगे। कोई स्पेशल नाम? कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दो वेक्टर जिनकी हम क्या करें, डायरेक्शन तो सेम रखें बट उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर दें, जैसे इस तरीके से मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर, देखिए डायरेक्शन कैसी है, इनकी सेम है और मैग्नीट्यूड कैसा है? डिफरेंट है। तो इनको हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास
पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं बेटा जिनका मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो सकता है, अच्छा इक्वल भी हो सकता है। ये जो दो वेक्टर यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, ये मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है और डायरेक्शन वाइज भी सेम है। अब इनको हम पैरेलल भी बोलेंगे, क्योंकि पैरेलल का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। मतलब डायरेक्शन तो सेम होगी ही होगी और मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब देखिए जैसे ये वेक्टर कैसे हैं, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, पर जरूरी नहीं है कि हर पैरेलल वेक्टर इक्वल हो, क्योंकि पैरेलल में तो जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ आता है हमारे पास ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट ऑफ वेक्टर। अगर सपोज करो आपके पास एक वेक्टर ए है और ये है वेक्टर ए, और आपको इसका ऑपोजिट वेक्टर लेना है, तो ऑपोजिट वेक्टर का मतलब इसका दूसरा नाम भी होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अब नेगेटिव मतलब एक माइनस का साइन रहेगा, वो माइनस का साइन क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। मतलब हम ये कहेंगे कि डायरेक्शन तो कैसी होगी, ऑपोजिट, और मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, देन दे कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ईच अदर। जैसे ये एक वेक्टर है ए, अब यहाँ पे आप ये वेक्टर बनाइए, देखो बेटा ये वेक्टर ए है, आप इसको ए नहीं बोल सकते, इसको आप दूसरा नाम दे दीजिए, सपोज करो बी। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट है। क्या फर्क पड़ता है, अपोजिट है तो चेंज तो हो गई ना, सेम तो नहीं है, तो हम कहेंगे कि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से ये दो डिफरेंट वेक्टर कहलाएंगे। पर हमें ये पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वेक्टर ए है ना, ये बी का एग्जैक्टली माइनस है। तो ये हमारा तरीका होगा लिखने का। तो ऑपोजिट ऑफ ए वेक्टर या नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है कि दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, अगर आप नोटबुक में लिखना चाहिए तो आप कंप्लीट तरीके से भी लिख सकते हैं कि दोज वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट, या फिर आप इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पॉइंट में कि कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, देखिए बेटा को मतलब एक साथ और लीनियर, लीनियर मीन सेम लाइन की बात हो रही है। तो जो वेक्टर सेम लाइन में एक्ट करते हैं या तो पैरेलल या एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, उनको हम कोलिनियर्स बोलते हैं। तो वेक्टर्स विच एक्ट अलोंग सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन, या तो वो एग्जैक्टली सेम लाइन के अलोंग एक्ट करें या वो पैरेलल लाइन के अलोंग एक्ट करें, उनको हम कौन से बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर ये वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल लाइन पे आ जाओ, देखो या तो इसी लाइन में रहेगा, मतलब ये देखो दूसरा वेक्टर बन गया, ये कोलिनियर कहलाएंगे। अब देखो ऐसे भी हो सकता है, ये तीनों आपस में कोलिनियर ही हैं क्योंकि सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके पैरेलल लाइन के अलोंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक वेक्टर हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है उसके बाद 7th, जैसे आपने पैरेलल पढ़ा वैसे एंटी पैरेलल भी होंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर कौन से होंगे कि भाई एंटी मीन्स अपोजिट हो गया, बिल्कुल अपोजिट का मतलब है कि मैग्नीट्यूड कंडीशन तो मैग्नीट्यूड की सेम रहेगी कि मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंट हो सकता है बट डायरेक्शन कैसी होगी, जस्ट अपोजिट होगी, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो हम कहेंगे कि डायरेक्शन कैसी होती है, ऑपोजिट। नेक्स्ट होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड कैसा होता है, मैग्नीट्यूड
मे बी सेम या फिर मे बी डिफरेंट। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। जैसे देखिए पैरेलल को हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ये एक वेक्टर है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर, ये ए ये बी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। इक्वल वेक्टर का बता दिया हमने। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कि को टर्मिनस वेक्टर। देखिए दो वर्ड हैं जिनको आप खुद से लिखेंगे, मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगी। एक तो होगा को इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या होता है, शुरुआत, तो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उनको को इनिशियल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा को टर्मिनस। टर्मिनस मतलब जहाँ पे खत्म होना। अब मैं डायग्राम बना रही हूँ, आपको खुद से फिर देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये वेक्टर है, ये दो वेक्टर हैं, इनका ये स्टार्टिंग पॉइंट है पर ये इनका एंडिंग पॉइंट है, तो इनको क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर। और एक होगा कि इस तरीके से, ये तीनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, ये तीनों वेक्टर कहलाएंगे कि को इनिशियल वेक्टर। इनका क्या सेम है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। इसी तरीके से हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास को टर्मिनस, ये हमारे पास हो गया को टर्मिनस और को इनिशियल, ठीक है। एक होता है को प्लेनर। को मतलब एक साथ, और प्लेनर मीन सेम प्लेन में लाई करना। जैसे बोर्ड है, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो इस बोर्ड में जितने भी वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे यहाँ पे सारे को प्लेनर हैं। को प्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसको भी आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो ये 10 वेक्टर्स हैं जो आप नोट करेंगे अभी वीडियो पोस्ट करके। और इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचता है जिसमें आता है जीरो वेक्टर, उसके अंदर आएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और नेक्स्ट टर्म आएगी यूनिट वेक्टर। इन 3 के बाद हम अपने टॉपिक को स्टॉप करेंगे। और बेटा जब आप इनको नोट करेंगे तो साथ साथ इन तीनों वेक्टर्स के, एक का मैंने सिर्फ नाम लिखा है, 2 का मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है, ये आप खुद से करेंगे। और इसके बाद आप हेडिंग लगा लीजिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, कि जो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है वो क्या ना मतलब क्या होता है इसका और क्या काम आता है हमारे। कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। जैसे सपोज करो बेटा हमारे पास ये वेक्टर है ए, दिख रहा है ना, ये वेक्टर है। अब आप एक बात बताओ, वेक्टर के पास क्या होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो जो उसका मैग्नीट्यूड होता है ना, उसी को हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कहूं कि मैं इस बोर्ड के ऊपर एक फोर्स लगा रही हूं 5 न्यूटन का, तो कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। डायरेक्शन मत देखो अभी आप, तो वो जो 5 न्यूटन है उसी को हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये रिप्रेजेंटेशन तो हमारी वेक्टर की है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक मोड में डाल देते हैं, ये 2 लाइंस के बीच में, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। कहीं पे आपको ये सिंबल दिखाई दे, इसका मतलब वो एक वेक्टर है ए, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, या फिर इसको सिंपल लेटर ए से लिख दिया जाता है। अब आप कहेंगे सिंपल ए तो भाई हम उसको लिखते थे, मतलब सिंपल वर्ड्स में सिंपल लेटर्स के अंदर जो हमारा स्केलर होता था। तो बेटा वेक्टर है, स्केलर होता है, डायरेक्शन होती है, सॉरी वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। तो आपको क्या लिखना है, आपको इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड और सिर्फ मैग्नीट्यूड का हो गया स्केलर। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब है कि उस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या है, मतलब डायरेक्शन को हटा दो, जो बच गया है उसका स्केलर कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल कि ये बॉक्स है, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है 5 न्यूटन और इस वेक्टर का नाम है एफ। तो आपसे कोई पूछे कि एफ वेक्टर का मॉडुलस क्या है, तो आप कहेंगे 5 न्यूटन, खत्म बात, डायरेक्शन की बात हो रही है, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है।
तो आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि ठीक है मैग्नीट्यूड 0 होता है, इसका हम डिस्कस करेंगे कि इसके यूज कहाँ पे, आपको बताना ही है मेरे को कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। जैसे हर वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना बेटा, तो अब आप मेरे को ये आंसर बताएंगे कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है। हम डेफिनेशन लिखते हैं, जीरो वेक्टर ए वेक्टर whose magnitude is 0। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम सोचोगे भाई जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो खत्म है भाई, यूज ही क्या है इसका, बिल्कुल यूज है। ये पॉइंट ए है, आप इस रास्ते से घूम फिर के और वापस ए पे आ गए, ये रास्ता था जो आपने फॉलो किया था। डिस्प्लेसमेंट कितना है इस टाइम पे, 0। अब आपसे कोई पूछे कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट है 0। बट वहीं पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये 0 तो एक नंबर है, स्केलर है, कैसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट लिख रखा है। तब हम कहते हैं यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी कि हाँ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है फिलहाल, तो हम इसको कहेंगे कि ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट फिलहाल। ठीक है, तो जरूरत समझ में आई आपको कहाँ है और कहाँ जरूरत पड़ सकती है। अब इसके अलावा देखिए कि जीरो वेक्टर की जरूरत क्या है। सपोज करो एक वेक्टर है ए और आपने इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करना मतलब वो चीज फिनिश हो गई, पर आपने तो वेक्टर की मल्टीप्लाई की है तो आंसर भी एक वेक्टर आएगा, तो ये 0 वेक्टर आएगा ना कि 0। नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज करो एक वेक्टर है ए और उसमें से मैं एक वेक्टर बी माइनस कर रही हूं, सच दैट, कंडीशन ध्यान रखना कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इन शॉर्ट में बोलना चाहूं तो ए में से ए ही माइनस कर दिया मैंने, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूं कि ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या इसका आंसर 0 होगा? नहीं, इसका आंसर 0 वेक्टर होगा। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखिए कि ये तरीका है कि यहाँ पे हमारे जीरो वेक्टर्स यूज होते हैं। बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। 0 को मल्टीप्लाई कर देते हो किसी वेक्टर से तो आंसर 0 वेक्टर आता है, ना कि 0 आता है। दो वेक्टर को माइनस कर रहे हो जो कि इक्वल हैं, उनका आंसर क्या आता है, 0 वेक्टर आता है। तो आपका जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये होगा कि 0 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है। अगर कोई 0 वेक्टर एग्जिस्ट भी करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और लास्ट टॉपिक है हमारे लिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेटा इसके नाम से ही क्लियर है, जैसे जीरो वेक्टर के नाम से क्लियर था कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 0, तो यहाँ पे इसके नाम से ही क्लियर है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट। यूनिट मींस 1। ठीक है, तो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is 1 is called a unit vector। कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन? बिल्कुल है। सपोज करो एक वेक्टर है ए एक वेक्टर है और इसका आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो हम कहेंगे देखो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो उसका निकालने का तरीका होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से। आप इसको ए हैट भी बोल सकते हैं और ए कैप भी बोल सकते हैं। इसको आप यहां लिख लीजिए ताकि आप नोटेशन में ध्यान रहेगा। निकालते कैसे हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, ये क्या है बेटा, जहां पे भी कैप से दिखेगी आपको ये हैट दिखेगी, ये है यूनिट वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। अब आप एक बात सोचिए कि वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 1, तो मतलब ये तो हो गया 1, तो मेन फैक्टर क्या बचा, डायरेक्शन का। और यही इसका बहुत बड़ा यूज है। जहां पे भी हमें डायरेक्शन को लेके बात करनी हो, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब हो या हम सिर्फ डायरेक्शन को इंक्लूड करना चाहते हो, तो वहां पे हम यूनिट वेक्टर्स का यूज करेंगे। क्या बात क्लियर हुई कि वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम कहेंगे कि अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन से काम है तो हम कहेंगे डायरेक्शन ले लो भाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 कर दो, तो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर ए है
जिसका यूनिट वेक्टर ए कैप है, ए की कोई डायरेक्शन है, मान लो ये डायरेक्शन है, ठीक है। मेरे पास एक नंबर है 5 और इस 5 के साथ ये एक नंबर है सिर्फ हमारे पास, इस 5 की मल्टीप्लाई मैं इस ए यूनिट वेक्टर के साथ करता हूं, मतलब इसको 5 ए कैप लिख दूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक नया वेक्टर तैयार हो गया हमारे पास। कैसे? ये एक नंबर, ये एक डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 5 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 5। तो हम कहेंगे कि ये 5 ए कैप एक नया वेक्टर तैयार हो गया जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और उसकी डायरेक्शन क्या है? जो ए की डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन। ऐसे ही 10 और ए कैप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन है ए वाली। ये बात ध्यान रहेगी। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। निकालते कैसे हैं? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड करके। अब मैग्नीट्यूड 1 है तो काम किसके आता है? डायरेक्शन को समझाने के काम आता है, ठीक है। तो यहां से आप एक छोटी सी चीज और लिख लीजिए, जैसे देखिए अब अभी आपने दो चीजें पढ़ी, सेम इसी बोर्ड पे हमारे पास दोनों चीजें लिखी हुई हैं। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, यूनिट वेक्टर ये सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो देखो मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गई, क्या पूरा वेक्टर नहीं बना दोगे? सपोज करो वेक्टर ए, अब वेक्टर के पास बेटा दो ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गई इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए दोनों फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट नहीं है कुछ भी, क्योंकि यूनिट वेक्टर ऑफ ए इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए कैप से रिप्रेजेंट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो सेम चीज होती है, ठीक है। अब देखिए कि ये हमारे वेक्टर्स हो गए, वेक्टर्स के सारे डेफिनेशंस और उसके टाइप्स हो गए। अब बात आती है कि भाई दो वेक्टर्स हैं, उनमें क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। देखना एक मिनट, सपोज करो ये एक वेक्टर ए है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी रोटेट कर देंगे तो इसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो उससे क्या होगा? वेक्टर चेंज हो जाएगा। पर अगर मैं ऐसे कर दूं, ये मेरे पास एक वेक्टर है, आपको पता है कि आप इसको रोटेट कर देंगे तो दूसरा वेक्टर बन गया। सपोज करो अगर ये वेक्टर ए है ना बेटा, ऐसे अभी ए नहीं है, इसका दूसरा नाम है, अभी ए नहीं है, ये कोई तीसरा वेक्टर है। पर अगर इसी वेक्टर को मैं यहां ले आऊं, सपोज करो ये इसने अपनी फोटोकॉपी छोड़ दी पीछे, अब क्या होगा? अब ये मार्कर देखो पहले यहां था और इस मार्कर को मैं जब आगे लेके आई तो आगे शिफ्ट करने में या फिर नीचे शिफ्ट करने में क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? आई थिंक नहीं। देखो ऐसे है, मैं बिल्कुल पैरेलल ध्यान से इसको नीचे शिफ्ट कर रही हूँ, डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं हुई। मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो क्या ये दोनों वेक्टर सेम नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो आप एक बात ध्यान रखना, एक वेक्टर को अगर हम बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए आगे पीछे नीचे या ऊपर मूव करते हैं तो डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वेक्टर ए ही कहलाएगा। और इसको पैरेलल ट्रांसपोर्ट करना बोलते हैं, मतलब हम ऐसा वेक्टर्स में कर सकते हैं। सपोज करो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मैं चाहती हूँ ए और बी को अपने पास रखना, दोनों को साथ साथ रखना। तो तुम एक काम करो, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लो, थोड़ा इधर शिफ्ट कर लो, बी ही रहेगा ये। हाँ घुमा मत देना, इसको घुमाते ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? पैरेलल ट्रांसपोर्ट करना। और दूसरी चीज है, मान लो बेटा सपोज करो ये वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। दिख रहा है आपको 90 डिग्री का एंगल है। अब एंगल को मेजर करते वक्त, क्योंकि आपका मॉड्यूल में क्वेश्चन है ऐसा एक कि एंगल को मेजर करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि या तो दोनों के हेड साथ होने चाहिए या दोनों के टेल साथ होने चाहिए। मतलब ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, तो आप ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच का एंगल है, क्योंकि इस पॉइंट में क्या है, यहाँ पे आप एंगल कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे, या तो दोनों का टेल साथ में रखो या दोनों का हेड साथ में रखो। जैसे सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल जिससे आपको सारी चीज क्लियर, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये एक वेक्टर ए है और यहाँ एक वेक्टर बी है, और कोई तुमसे पूछे दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना है, तो आप ये दूर दूर रख के कुछ नहीं कर सकते, आप उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आना पड़ेगा। कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे? क्या इसको, ये वेक्टर है, इसको ऐसे ट्रांसपोर्ट कर दोगे? बिल्कुल नहीं, पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल आप थोड़ा ऊपर कर सकते हो, थोड़ा नीचे कर सकते हो, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से आगे किया, बिल्कुल ध्यान रखते हुए डायरेक्शन का, और थोड़ा सा ऊपर खिसका के यहाँ चिपका दिया ऐसे।
अब देखो दोनों के टेल साथ में आ गई, दोनों के टेल साथ में हैं, इसको हेड बोलते हैं, इनको टेल बोलते हैं। और इनको एक वर्ड और बोलते हैं जो मैंने 8th या 9th नंबर पे लिखवाया था शायद आपको याद हो तो, इनके इनिशियल पॉइंट सेम है, इनको को इनिशियल वेक्टर्स भी बोलते हैं। अब कह सकते हो देखो एंगल कितना है 90। जब तक आप इनके टेल को साथ में नहीं रखोगे, दोनों के हेड को साथ में नहीं रखोगे, आप एंगल नहीं बता सकते। तो ये हमारे बेसिक था बेटा, इसके बेसिस पे आपके मॉड्यूल के स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पेज नंबर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, वीडियो को ध्यान से देखना और साथ में इसके क्वेश्चन जरूर करना।